नहीं यहाँ बैठना मैं। 12 बज गए तो जाने करना पड़ेगा। होता ही है जब कहीं हाई टीचर का तो बात होगा। रिपोर्ट पड़ी जाएगा। बच्चों पीछे मैं ले दूँगा, छोड़ दीजिए आप। सर ये दो एक कोई देखिए व्हाइट कलर में नॉर्मली रखिए नॉर्मल most welcome. और क्या हाल चाल है? आइए तो कर लिया कि भाई आगे बढ़ो बेटा ठीक है बताओ कैमरे से बताओ सर का तो वैसे कर आप खींच दो पूरी करवा दी। मैं सोच रहा था मैं सोच रहा था कि मेरे चप्पल से आपको इच्छा हो ही जाती है। रोड सेफ्टी। अच्छा हाँ बरेली की मंडी में देखा काट के रखे थे अंदर भी काला था ऊपर तो था ही काट के रखे तो उन्हें क्या है बोले आलू है हमने क्या रुपये किलो है 2 साल पहले बोला 50 रुपये किलो हमने कही गोरा वाला बोला 200 रुपये काला गेहूँ भी सर हो रहा है मध्य प्रदेश क्षेत्र में यह उत्पादन हुआ है। क्या चीज काला काला गेहूँ अच्छा भैया काला नमक धान जो है रजिस्टर्ड वैरायटीज उसका ईल्ड उससे रिलेटेड मेन है उसको डिजीज से बचाने का और फ्रूट्स को राइपनिंग। जब वो हुआ ना एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ हम बढ़े तो यूएस से हम तभी इंटरवेंशन हुआ और पता चला कि हम पूरा हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चले गए। सतवी सर को भी बुलाइए डिंपल मैडम को। डिंपल मैडम एक मिनट आप वहां सतवी सर को भी चलिए वो तो बुलाएंगे चलिए
कार्यक्रम में पधार चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो सेमिनार हॉल में आएंगे, तो हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। सभी से, छात्र छात्राओं से विशेष रूप से अपेक्षा है कि जरा भी बातचीत न करें आपस में, बिल्कुल शांत रहें। जिसको यहाँ बुलाया जाए तुरंत तैयार रहें और यहाँ पर आ जाएं। बिना आवाज़ किए, चप्पल में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी छात्राओं की, ठीक है? ओके। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे मुख्य अतिथि और अन्य माननीय विशिष्ट अतिथि प्राचार्य महोदय जी के साथ इस प्रांगण में आ रहे हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका वेलकम करेंगे। सभी लोगों का स्वागत। आइए हम सभी उस अलौकिक शक्ति का वंदन करें, धन्यवाद करें, जिसके कारण हमें ये सुंदर जीवन मिला है। सर्वप्रथम शासक गणेश जी को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमें जो ये राष्ट्रीय सेमिनार रूपी हमारा ये फल है वो फलीभूत हो, इसलिए हम विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हो तो इसमें प्रेरणादायी सानिध्य हमारे वरिष्ठ जनों का न मिले तो ये कार्यक्रम ही हमारा अधूरा रहे। ऐसे विराट व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने अपने चमत्कृत लेखनी से शिक्षा जगत को अभिभूत कर दिया है, चमत्कृत कर दिया है। करें आदरणीय प्राचार्य जी जो इस सेमिनार की अध्यक्षता करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी, मैं हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रिपुदमन सिंह जी, उनका करतल ध्वनि से सभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य जी अपना स्थान ग्रहण करिए। इसके साथ ही मैं मुनेश एचओडी CSJM यूनिवर्सिटी एंड डीन एजुकेशन फैकल्टी, स्वागत करिए सभी लोग। मैं BD पांडे सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप PPM कॉलेज में अंग्रेजी और शिक्षक एसोसिएशन में कूटा पद के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही मैं आदरणीय निर्मोही आप विद्या भारती कॉलेज फरीदाबाद से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से रिटायर्ड हैं, निर्मोही सर। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारा एक समकक्ष कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिवरामम, उसके प्राचार्य जी उपस्थित हैं। हमारे सभी अतिथि मंच की उनका भी वंदन करती हूँ। हमारे समकक्ष कॉलेज से डॉक्टर विद्या वर्मा मैडम, डॉक्टर सोनूपुरी मैडम, डॉक्टर पुष्पलता मैडम और कटियार जी जो हमारे बगल का कॉलेज है सरदार पटेल करके कॉलेज है, उससे आए हैं, लॉ फैकल्टी में है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही अपने सभी साथियों का जो पग पर हमारे सहयोगी हैं, अगर मैं किसी का नाम विस्मृत कर रही हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगी। और अन्य प्रबुद्ध प्रवक्तागण हैं उन सभी का मैं वंदन कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं अपने कर्मचारियों का और छात्र छात्राओं का और अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अगर सहयोग किए बिना उनका नाम नहीं लेती हूँ तो हमारा ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। हमारी छात्राओं ने बहुत मेहनत की है, इस कार्यक्रम में स्वागत कर रही हूँ। साथ ही आपको मीडिया से जुड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, उन मीडिया से जुड़े हुए लोगों का भी मैं स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारे महाविद्यालय के लिए जो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी थे, जो आलोक अवस्थी सर, सभी लोग तालियों से स्वागत करते हैं। अवस्थी सर के साथ जो सर आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आइए सर।
सर जरा एक और फोटोग्राफी के हिसाब से उनके थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, प्रिंसिपल साहब की जगह आप इधर आइए इधर। अरे ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब यार ठीक आइए। देखिए उनका प्रोफेशनल हो है तो पहुंच जाओ सर, आप तो प्लीज पंद्रह तो बोले सर प्लीज। आइए। सर सर कहाँ धन्यवाद महोदय। माँ सरस्वती का वंदन और अभिनंदन स्वर और भक्ति के साथ कर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। तू शर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण अब हमें चाहिए माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। जय बैच भी छात्र बुला दिए। बैच वाली छात्राएं प्रतीक्षा चौहान और सोनी आए। प्रतीक्षा चौहान और सोनी आ जाओ इधर, आ जाओ। हमारे सभी अतिथियों को बैच लगाएंगी। हम लोग पास ही में रहते हैं। सर एक सेकंड प्लीज। अगर सर लगा बेटा मैं लगा लूं? बिल्कुल सर, श्योर सर। लो मैं लगा लेता हाँ, प्रतीक्षा और बेटा आप इसे पकड़।
मैं सर से स्वागत आग्रह करूंगी कि उनका भी वेलकम करें। अरे सर सॉरी, हम आपको पहचान नहीं पाए। अरे नहीं, अरे और कौन? अरे हमको कहाँ हो गया क्या? अमित सर, डॉक्टर अमित सचार सर प्लीज आ जाइए, इधर ही आ जाइए सर अमित सचार। सर को भी लगा हुआ है। धन्यवाद सर, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं प्राचार्य जी से आग्रह करूंगी कि वो किसी भी कार्य को शुभारंभ करने से अपने अभीष्ट देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि जिससे कोई भी कार्य सफलता से प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि स्तोत्र रत्नावली में कहा गया है, श्रीमद पयोनिध निकेतन चक्रपाणे भोगेंद्र भोगमणि रंजित पूर्ण मूर्ते योगी शाश्वत शरण भवाब्दिको लक्ष्मी नरसिंह मम देवी करावरण। अर्थात हे शोभायमान क्षीर सिंध में निवास करने वाले, हाथ में महान योद्धा, आलाउदल महाकवि बाण, श्री हर्ष जैसे विद्वानों की कर्मस्थली पावन गंगा के तट पर बसी इंद्र की नगरी के नाम से विख्यात जब के आलोक में उच्च शिक्षा में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रोफेसर बी डी पांडे जी, अध्यक्ष कूटा एवं विभागाध्यक्ष अंग्रेजी बीपीएम कॉलेज कानपुर एवं मेरे साथी अतिथि डॉक्टर पवन चौहान, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय महिला महाविद्यालय शिवरामऊ कन्नौज। आज के कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों से आए विद्वान अध्यापकगण, शोधार्थी, छात्र छात्राएं एवं मीडिया से उपस्थित समस्त लोगों का महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महाविद्यालय परिवार आपकी गरिमामयी उपस्थिति से उत्साहित एवं गौरवान्वित है। ग्रामीण अंचल में स्थित इस महाविद्यालय के परिश्रमी प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय नौगी कन्नौज एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। वैसे कि नई शिक्षा नीति प्राध्यापकों, शोधार्थियों के सर्वांगीण विकास के उन्नयन में सहायक होगी। इस नीति को आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से मिश्रित किया गया है, वहीं इसे शाश्वत मूल्यों एवं संस्कारों से युक्त बनाकर हमारी युवा पीढ़ी निश्चित ही संस्कारित होकर अपने चरित्र का निर्माण करने में सहायक होगी। नई शिक्षा नीति पठन पाठन राष्ट्र हित के साथ साथ युवाओं के चरित्र उच्च शिक्षा में अनावश्यक बैरियर्स या अवरोधों को हटाना होगा। संपूर्ण विश्व में भारत सबसे अधिक युवाओं का देश है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सबसे अधिक यूथ पावर है। यदि हम युवाओं की शक्तियों को राष्ट्र के निर्माण में लगाकर सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रीय, जैसा कि हम लोगों को विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डेवलपमेंट कब हुआ है उसको विस्तार में न जाकर मैं केवल एक उदाहरण को लेता हूँ। डेवलप करना है जो सभी को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करके समता मूलक समाज एवं जीवंत ज्ञान से परिपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान कर सके। सही समय पर टेका गया स्ट्राइक बैन RNH, सही समय पर सही कदम जो हमारी सरकार ने उठाया है वो चरितार्थ करती हुई नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत में गांधी जी के राम राज्य को सपने में साकार करने में सक्षम होगी, बशर्ते इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। इस गोष्ठी के द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में जो भी निष्कर्ष निकल करके आएंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित कर ज्ञानवर्धन करेगी, जिसे रोजगार की दिशा में बल मिलेगा। मैं अंत में पुनः इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों से आए हुए सभी विद्युत जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। धन्यवाद। शालीता भूत भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो आज वर्तमान है, अगर हम अपने वर्तमान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे बीच प्राचार्य PSM कॉलेज आ गई है, उनका नाम PSM। बहुत बहुत स्वागत।
और इसी को दृष्टि में रखकर हमारी नवीन शिक्षा नीति में नवीनता का और सहयोग है। आज के इस सेमिनार पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आए। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती बाबा गौरी शंकर का नमन करता हूँ। इस सभागार में बैठे अनेक क्षेत्रों से खुशबू फैलाने हुए इस खुशबू नगरी में आए हुए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। पर शुरू से ही ध्यान देने, परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण को बनाने और शिक्षा नियामकी ढांचे के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है, जिसमें पहुंच, समानता, गुणवत्ता, जवाबदेही और खर्च जैसी चुनौतियों से निपटने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका अर्थ है दुनिया में 4 में से 1 स्नातक भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था से ही निकलेगा। फिलहाल सकल नामांकन अनुपात केवल 26.3% है और भारत का यह अनुपात वैश्विक अनुपात 36.7% के तहत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है, जो इस समय 4.43% है। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान परिषद नामक नियामक की परिकल्पना की गई है। संगीत, खेल, योग आदि सहायक पाठ्यक्रम के बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 वर्ष के स्नातक डिग्री के बाद 1 वर्ष स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा को बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। परंतु नई शिक्षा में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। जहां मौजूदा शिक्षा पद्धति की एक बड़ी खामी यह है, आबादी के लिहाज से भारत फायदे की स्थिति में है। भारत में कामकाजी वर्ग की आबादी गैर कामकाजी आबादी से अधिक है। 29 वर्ष की औसत उम्र के साथ ही यह दुनिया का सबसे युवा देश है, जब बाकी दुनिया बुजुर्ग हो रही है। अमेरिका में औसतन कामकाजी उम्र 40 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 46 वर्ष, जापान में 47। भारतीय युवाओं को शिक्षा तथा कौशल की जरूरत है, जिसे हम इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा पाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस शिक्षा नीति से भारत एक नोबेल इकोनॉमिक बन सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक आजादी देती है। यह शिक्षा नीति अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। नई शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या आमतौर पर उस शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और मजबूती पर भरोसेमंद सूचकांक होता है। 2018-19 में केवल जर्मनी में 3 लाख से अधिक, सिंगापुर में 75,000 विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिए हैं। वैश्विक स्तर पर भारत में 1% से भी कम अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते हैं। शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी यहां आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या से 15 गुना अधिक है। 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में अपने विदेशी शाखा स्थापित करने के लिए न्योता देने का प्रस्ताव है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 5 वर्ष की कार्य योजना इक्विप एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम तैयार की है। यह योजना अगले 5 वर्ष में उस शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने के उद्देश्य से बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ एवं सिक्किम के हिस्सों में विशेष आर्थिक क्षेत्र के तर्ज पर ही विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र विकसित। गोष्ठी में आप सभी विद्वजनों की सहभागिता से देश की उच्च शिक्षा को इस नई शिक्षा नीति 2020 से नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा पर भी हम दृष्टिपात डालने के लिए आपका कोटि से धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट है, सोवेनियर है, उसका विमोचन
हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के माध्यम से करवाएं। चित्रा मैडम। हमारे प्राचार्य जी, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे सेमिनार के सुवेनियर का विमोचन करते हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, इससे पहले कि मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम को संबोधित करें, मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी जो हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर मंडल कानपुर हैं, उनका थोड़ा सा वो मेरी सर से ये दूसरी मुलाकात है। जब सर ने कार्यभार ग्रहण किया था उस दिन भी मैंने सर से मुलाकात की थी, आज इनसे दूसरी मुलाकात है। तो मैं अपने अन्य साथी प्रवक्तागण आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी साथियों का अभिनंदन कीजिए। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। सर से आग्रह करूंगी कि वो हमारे मंच की शोभा को गरिमा प्रदान करें और हम सभी लोगों कीनोट स्पीकर प्रोफेसर मनीष कुमार जी, अन्य कीनोट स्पीकर प्रोफेसर वीडी पांडे जी जो आजकल पीपीएन कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, कोटा के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर उपस्थित छिबरामऊ गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन चौहान जी, टीएसएम कॉलेज उन्नाव की प्रिंसिपल शशि प्रभा जी, अगर मैं नाम सही कलेक्ट कर पा रहा हूँ तो कन्नौज, हमीरपुर बरुआ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीके सिंह जी, कॉलेज प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संजय कुमार सिंह जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अन्य सदस्यगण, प्रोफेसर अजय रजीत जी एवं अन्य महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकगण, इस विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं मीडिया पर्सन्स, किसी भी कॉलेज का नेशनल सेमिनार उस कॉलेज की जो बैकग्राउंड है, जो उसका कल्चर है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। एनुअल फंक्शंस हैं, नेशनल सेमिनार हैं, ये जो एजुकेशन का माहौल कॉलेज में होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिवस ये होता है जिसमें पूरे स्टाफ की इंक्लूडिंग प्रिंसिपल कम से कम 15-20 दिन की मेहनत शुमार होती है। अथक प्रयास करते हैं लोग। इस नेशनल सेमिनार में सोविनियर भी मैं देख रहा था, ठीक ठाक उसमें पेपर्स आए हुए हैं, काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके के आयोजन मैं करने में। मैं इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुशील कुमार जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कन्वीनर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। फर्स्ट फेज में जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी तो वेबिनार के माध्यम से काफ़ी कुछ डिस्कशन किया और हम सब लोगों को अब तक छात्र छात्राओं की बात अगर न करें तो जितने भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन से, तो हम लोगों ने जो भी उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उन सब पर डिस्कशन कर लिया है वेबिनार के माध्यम से। और जो कुछ हम पेपर में या और जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके माध्यम से हमने काफ़ी कुछ उसके बारे में जान लिया है। ये सच है
कि अब तक जो पॉलिसी है एजुकेशन की, वो मैकाले की जो एजुकेशन पॉलिसी रही उसको ही प्रदर्शित करती है। हम ऑल टुगेदर ये भी नहीं कह सकते कि जो पॉलिसी अभी तक है एजुकेशन की उसमें सारी खामियां ही हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि हम सब उसी की देन है। अगर उसमें खामियां थी तो हमारे सारे लोगों में खामियां होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सब ने मिलकर जो कुछ था एजुकेशन पॉलिसी में उसको बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया और इतना बड़ा हमने जो अपना सेटअप खड़ा किया है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, मैनेजर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब उसी एजुकेशन की पॉलिसी की देन है। तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अब तक हमने उसके बेसिस पर कुछ भी नहीं किया। अंतर क्या है कि जो मैकाले की पॉलिसी थी उसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। जैसे मैं अपने डेज को रिकॉल करूं तो हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी। 80s में, सेकेंड हाफ ऑफ द 70s में ये चॉइस नहीं होती थी कि हमको क्या पढ़ना है। अगर आप ठीक ठाक घर में पैदा हुए तो आपको ये कहा जाता था आपको साइंस पढ़ना, आपकी कोई चॉइस नहीं है। आपको साइंस पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर आपने गलती से आर्ट्स ले ली तो जो है ये लगता था कि ये जो है नाकारा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा आर्ट्स से लेकर के। तो साइंस पढ़ना ही अपने आप में क्या था, महत्वपूर्ण था और ये शो करता था कि बच्चा इंटेलिजेंट है अगर वो साइंस पढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने के साइंस के सब्जेक्ट्स, क्योंकि किसी भी वेलफेयर स्टेट में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक क्वालिटी लाइफ लीड करना है। और क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स का अपना अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि उनको पढ़ करके या उनका ज्ञान प्राप्त करके कोई बच्चा बहुत अच्छा कैरियर शेप नहीं कर सकता। अब आज के दौर में तो ये है कि बच्चा IIT से निकलता है, बीटेक करता है या MBBS करता है, उसके बाद वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर के IAS को, PCS को क्रैक करता है। तो अब हम लोगों के, अब जो बच्चे, नई जनरेशन आ रही है, उसके पास ये चॉइस है कि राइट फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड वो चूज कर सकता है अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उसको किस पाठ्यक्रम में जाना है। उसको पूरी फ्रीडम है। इसके साथ ही साथ ये भी अब जो है बंधन नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप म्यूजिक नहीं सीख सकते, और सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आप ड्राइंग, पेंटिंग नहीं सीख सकते। इसके लिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, यानी उनको सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना करके स्टूडेंट्स को ऑफर करना होगा। मेरे से पहले जो संजय सिंह जी बता गए हैं, ये तो है ही कि बच्चा 4 ईयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, ज्वाइन करेगा, तो वो 1 साल बाद भी छोड़ सकता है, 2 साल भी बाद छोड़ सकता है। 1 साल में छोड़ेगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल तक जाएगा तो डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल तक अगर वो पूरा कंप्लीट करेगा तो वो PhD करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा रिसर्च वर्क के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है जो पहले नहीं थी। हमको क्या करना है, हम सब जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको मिलकर के इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। हमने, यानी कि शिक्षक वर्ग ने ही पहले ये किया था, और आज भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है। तो ये कहा जाता है कि एग्जीक्यूट किसको, लोग बेनिफिटेड होंगे। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। या उस वक्तव्य को, चूँकि हमारे पास समय का अभाव है, उस वक्तव्य को मैं सिर्फ 2 लाइनों में समाहित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी और आगे का कार्यक्रम करूंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं,
एक हाथ में कमल, किसी कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। आशा करते हैं हमारी नई शिक्षा नीति वास्तव में हमको विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरएचओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी और आदरणीय प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी, संजय सर सहयोग करेंगे, आदरणीय प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आदरणीय प्राचार्य जी। सारे परिवार की तरफ से वेलकम सर, महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। मोस्ट वेलकम सर, महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। इजहार अकीदत को पेश करने आया हूँ, जिसके रूबरवा नहीं हमारे सरप्रस्त, हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब प्रोफेसर रिपुदमन। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने निहायत मशगूलियत के बावजूद अपने वक्त को हमारे लिए स्पेयर किया। अभी यहाँ से उनको दूसरे कॉलेज निनवा में भी जाना है और कल जो है फरुखाबाद सबको दो जब से निकले हैं वहाँ से आने के लिए, कभी कमिश्नर का फ़ोन, कभी शासन से फ़ोन, कभी कुछ फ़ोन, लेकिन इसके बावजूद मैं निहायत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। और वो हमारे अलमा मेटर एमयू के हमारे प्रोडक्ट हैं। वैसे तो हमारे अलीगढ़ के हिसाब से जूनियर हैं, मगर ओहदे में हमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं उनका जो है इस्तेमाल करता हूँ अपने इस नए सजे हुए ऑडिटोरियम में। इसके बाद मैं जो है बीडी पांडे जी का भी नेता है, इसके बावजूद अपने वादे को निभाया है, बहुत बड़ी बात है। और प्रिंसिपल है और कॉलेज के सब शहर कानपुर के सबसे हमारे मेहमान विशिष्ट अतिथि जो है श्यामलाल निर्मोही जी, हमारा उनसे आज जिंदगी में पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी दोबारा। मैं उनका भी अपने कॉलेज में इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। हमारे बीच जो है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पवन चौहान जी हैं, वो भी हमारे बैचमेट ही हैं, हम लोग एक ही साथ के हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और हमारे बहुत अभिन्न मित्र, हम लोगों ने बहुत सारे दुखों में सुखों में साथ दिया हमारा। जो आजकल हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल की जिम्मेदारियों की निभा रहे हैं, माननीय बीके सिंह जी, मैं जब भी इनको कहता हूँ तो माननीय कहता हूँ कि हमारे लिए माननीय है ये, इन्होंने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं। और मैं मोहतरमा डॉक्टर शशि प्रभा जी का भी शुक्रिया और आभार कि आप वाकई अपनी मशगूलियत के बावजूद, आजकल जबकि आरएचओ साहब का इतना ज़बरदस्त फरमान चल रहा है शासन से कि लोगों का, प्रिंसिपलों का, टीचरों का कॉलेज से निकलना मुश्किल हो रहा है, इससे उसके बावजूद आपने वक्त को निकाला, हमारे बीच आई, हमारे सेमिनार का की शोभा को बढ़ाया। हम आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा और भी दूसरे कॉलेजेस से हमारे बहुत सारे साथी आए, बांगर जिसको मैं अपना सिस्टर कॉलेज कहता हूँ, वहाँ
दिल जाने को भी कहता है, वहाँ ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं कि उनसे मिलने को भी दिल चाहता है, और इसलिए मैं वो जाते रहता हूँ। लेकिन आज वहाँ की मैडम किसी अपनी मशगूलियत की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने अपने कॉलेज से कई लोगों को भेजा, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने शुक्रिया के कर्म में मैं अपने जो मैदान छोड़ के भाग गए थे मिश्रा जी, जिनके वजह से यहाँ आना पड़ा, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है, बहुत बड़ी बात है कि सेमिनार हम लोग सब जानते हैं आजकल, इसमें अब कुछ मिलना जुलना कुछ ही नहीं है। नए प्रमोशन की जो स्कीम सरकार ने लाई है, इसमें अब टीचरों के लिए सेमिनार में जाने कुछ भी नहीं बचा। अगर आप पेपर लिखते तो ठीक है, अटेंड करने का कुछ भी नहीं बचा। इसलिए टीचर भी वही टीचर आ रहे हैं जिनका दिल से लगाव है, जो पर्सनल इंटरेस्ट पे आ रहे हैं, या वो सोच रहे नहीं भाई हमारा कॉलेज से लगाव है, वो आ रहे हैं। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, साथ में जो है उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे कॉलेज, पीएसएम कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स विभिन्न महाविद्यालयों से, इंस्टीट्यूशन से इस सेमिनार में आए। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उन वरिष्ठ लोगों के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जो तुम क्या जानो ये दुनिया को क्या सरमाया देते हैं, तुम क्या जानो ये दुनिया को क्या सरमाया देते हैं, बच्चों को मुस्कान बांटते ममता माया देते हैं। तेज धूप में इनसे मिलना तुमको शीतल कर देंगे, ये ऐसे बरगद हैं जो सबको छाया देते हैं। मैं अपने सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय इस सेमिनार को दिया। मैं आरएचओ सर का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। हमारे टेक्निकल सेशन अभी शुरू होंगे, हमारे बाकी के लोग जुड़े रहेंगे। आरएचओ सर को कहीं क्या, हमारे पड़ोसी कॉलेज निनोवा में सेमिनार है, वहाँ जाना है। तो मैं आरएचओ सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना ये महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोसीड करिए सर। ठीक है, हम अपना टेक्निकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी टेक्निकल सेशन को शुरू करने से पहले मैं आज के जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं, इस महाविद्यालय के प्राचार्य, पीएसएम कॉलेज कन्वर्स की प्राचार्य, मेरे सामने डॉक्टर बीके सिंह जी बैठे हैं, आप भी हमीरपुर के प्राचार्य हैं, विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाएं, मेरे सामने शिवचरण जी शिवनारायण में हमारे विद्यार्थी रहे हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ाया करता था तो बीएड उन्होंने वहां से किया था, और विद्यार्थीगण। साथियों, ये जो शिक्षा नीति है, आप लोगों को पता है कि तकरीबन भारत में 28 साल बाद किसी शिक्षा नीति पर चर्चा होनी शुरू हुई, और जब 2014 में बहुत चर्चाएं हुई, और चर्चाएं होने के बाद आप लोगों को पता है कि कोविड की सिचुएशन थी, सब लोग घरों में बंद थे, और उस समय जो वेबिनार्स का दौर चला, और वेबिनार्स के दौर में जिस तरह से इस शिक्षा नीति की चर्चाएं हुई, तो मेरी समझ से जो बहुत सारी बातें हैं, स्पेशली जो शिक्षक समुदाय है उसके सामने आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा नया नहीं। लेकिन क्योंकि हम उच्च शिक्षा से ताल्लुक रखते हैं, शिक्षक खुद हैं, तो हमें थोड़ा सा इस चीज का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, और दूसरी चीज उस इम्प्लीमेंटेशन के समय हमारे सामने क्या चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों की तरफ हमें जरूर ही चर्चाएं कर लेनी चाहिए। पहली बात, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो शिक्षा नीति है, ये
एक सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है अपनी शिक्षा की नीतियों को फ्रेम करने के लिए। इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये विजन डॉक्यूमेंट है। हमें इस चीज को समझना चाहिए। लीगल स्टेटस कब बनेगा इसका? जब इस शिक्षा नीति के आधार पर कानून बने, और उस प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कानून बनाने पड़ेंगे। और कानून बनाने का जो तरीका है वो है कि हमारा जो सत्ता पक्ष होता है वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जो विचार है वो किस राजनीतिक दल या किस पार्टी की तरफ से है। हमें जब तक हम इस तरह से सोचने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम या तो पूर्णतः किसी भी दस्तावेज को समर्थन में खड़े हो जाएंगे या पूर्णतः किसी भी दस्तावेज के विरोध में खड़े हो जाएंगे। और इस शिक्षा नीति के साथ भी ऐसा हुआ जब ये शिक्षा नीति का मसौदा हो गया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि विरोध और पक्ष में खड़ा होना, बल्कि उसको एनालिसिस करना चाहिए हमें, और विश्लेषणोपरांत हमें कुछ निष्कर्षों को निकालना चाहिए और उन चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन में हमारी चुनौतियां आएंगी। मैं जो आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहता था, बेसिकली पहले मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई तो मैंने फौरन अपना लोगों को थोड़ी सी ज्यादा स्पष्टता मिली समझने की। ये शिक्षा नीति जब हायर एजुकेशन के मसौदे पर चर्चा करती है तो, और विशेष रूप से जब अध्यापक शिक्षा के मसौदे पर चर्चा करती है, तो ये 2012 के जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा करती है। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के जो अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम थे उनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस वर्मा, उनकी एक कमीशन बनाया था, और उसकी फाइंडिंग थी कि महाराष्ट्र में जो 70% अध्यापक शिक्षा के जो महाविद्यालय हैं वो एकदम केवल अपनी जो डिग्री है उनको बेच रहे हैं, डिग्री बेच रहे हैं। दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक सेलिंग शॉप्स, वो ये डॉक्यूमेंट कहता है। और इससे 2016 का जो डॉक्यूमेंट था वो भी कह रहा था कि ये डिग्री बेचने की दुकान जैसा काम कर रहे हैं, कोई भी गुणवत्तापरक जो शिक्षा है उसकी बात ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे। तो उन्होंने और उसी में मसौदे के 2012 का जो डॉक्यूमेंट है जस्टिस वर्मा कमीशन का, उसी के माध्यम से मैं एक और बात को रखना चाहता हूं कि उस जस्टिस वर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बार बार 1964 से 66 के बीच का जो एजुकेशन कमीशन था, जिसको हम कोठारी शिक्षा आयोग कहते हैं, उसकी रिपोर्ट का जिक्र कहा। और 2012 में भी वो बार बार इस बात का जिक्र करता है कि यदि हम कोठारी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को आज 2012 में भी लागू कर देते हैं तो 2012 में लागू करने के बाद 21वीं शताब्दी की जो हमारी समस्याएं हैं विभिन्न स्तरों की शिक्षा की, वो खत्म हो जाएंगी, उनका समाधान हो जाएगा। इसका मतलब मैं जहां लेकर जाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारी नीतियों में दोष नहीं है, लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट है वो इतना वीक है कि एक इफेक्टिव पॉलिसी भी इनइफेक्टिव बन जाती है। वहां से क्या था कि कोठारी एजुकेशन कमीशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि हम जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे। उसको 1968 में उसके आधार पर जब शिक्षा नीति बनी, हमने उस वचनबद्धता को फिर दोहराया। 1986 में जब शिक्षा नीति बनी, फिर से हमने 6% ऑफ द जीडीपी का हमने जो वचनबद्धता थी वो दोहराई। और उसके बाद जब हम 2020 में जब हम 135 करोड़ लोगों का देश बन चुके हैं, जब हम ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशियो को 50% ले जाने की बात कर रहे हैं, तब भी हम उसी तकरीबन 58 साल पुरानी जो वचनबद्धता है उसको दोहरा रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन है आज तक 4.2% से अधिक नहीं जा पाया। ये हमारी सरकार की वचनबद्धताएं हैं कि हम 6% तो
करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी सरकार 1968 से आज तक 6% जीडीपी को अपने एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पाई। मैं फिर से थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना पड़ूंगा। 1950 में देश आजाद हो रहा है, देश का संविधान निर्माण हो रहा है, और देश के संविधान के निर्माण के साथ एक चीज निकल कर आ रही है, संविधान का जो भाग 4 है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, जिससे संविधान राज्यों से ये अपेक्षा करता है कि वो राज्य करेंगे क्या, और वो अनुच्छेद 45 के माध्यम से वो कहता है कि राज्य अपने यहाँ जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस संविधान के 10 साल के भीतर लागू होने के भीतर प्राप्त करेगा। आप देखिए, जब हम गरीब राष्ट्र हैं, हमारे पास खाने का भी पूरा अनाज नहीं हो रहा है हमारे खेतों में, और संविधान जो है उस समय एक इकलौता नीति निर्देशक तत्व समय सीमा में बंधा हुआ वो दे रहा है कि राज्य को ये करना ही करना है। अभी बजट आया है और मैं बजट की भी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि हमको ज्यादा समझने में मदद मिलेगी, और यही बजट नहीं, हमें आगे की सरकारों का बजट देखना चाहिए, इस दिमाग से निकालते हुए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट होगी या ये कांग्रेस गवर्नमेंट होगी। क्योंकि जब सत्ता केंद्र में होती है तो वो देश की सरकार होती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। जब तक हम इस तरह से चीजों को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और इस बार का जो बजट है, 6% देने की बात थी शिक्षा के लिए, बल्कि टोटल एलोकेशन में 6% का रिडक्शन है। आप बजट को देखिए, 6% देना था, बल्कि क्या कर दिया, 6% का और कटौती की है। हो सकता है कोविड की वजह से ऐसा हो, हम नहीं आज कह रहे, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए तो हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा कि सरकार उस वचनबद्धता के लिए कितना बढ़ रही है। क्योंकि वो वचनबद्धता यदि सरकार आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें हमारी ठीक होनी प्रारंभ होंगी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये पॉलिसी कहती है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कानून बनेगा तब स्थिति क्लियर होगी, कि हम 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहते हैं। पहली हमारी जो होंगी वो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगी, जिनमें टीचिंग पर फोकस कम होगा, रिसर्च पर फोकस बहुत ज्यादा होगा। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी, जिन पर टीचिंग पर फोकस ज्यादा होगा, रिसर्च पर कम होगा। और तीसरे जो हमारे होंगे वो होंगे ऑटोनॉमस कॉलेजेस, जो अंडर ग्रेजुएशन की जो ग्रेजुएशन है उसकी पढ़ाई कराएंगे और डिग्री दे सकेंगे। आज 2021 में हम विश्वविद्यालय में बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। हमारा जो जिस तरह के कॉलेजेस खुले हैं इस समय, उन कॉलेजेस में परीक्षाएं हम कैसे कराते हैं? परीक्षाएं कैसे कराते हैं? यूनिवर्सिटी फ्लाइंग स्क्वाड भेजेगी, फ्लाइंग स्क्वाड कॉलेज में जाकर क्या करेगा, फिर हम इनको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रातों रात खड़े कर देंगे क्या? ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस खड़े होने की तो प्रक्रिया हमारी मानसिक रूप से तैयारी पर होगी कि क्या हमारी सोसाइटी इसलिए तैयार है कि हम अपने बच्चों को नकल ना कराएं? क्या प्राइवेट कॉलेज के जो मैनेजमेंट है या फ्लाइंग स्क्वाड में चलने वाले लोग हैं, वो लोग मानसिक रूप से तैयार हैं कि हम इस सारी जो गंदगी है उसको साफ कर देंगे आने वाले कुछ समय में? यदि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। और ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस का जो प्रपोजल है वो यूजीसी का बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, बहुत पहले से यूजीसी का फोकस है कि अधिक से अधिक कॉलेज जो है ऑटोनॉमस कॉलेजेस की तरफ चलें। लेकिन ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस की तरफ जो प्रपोजल चलने का मामला है, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है। और एक बड़ी